नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में। बाबा नागार्जुन की 5 कविताओं पे बातचीत करने के बाद आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कलगी बजरे की पर चर्चा करेंगे। ये कविता 1949 में कलकत्ते में लिखी गई। 1949 का जो समय है वो प्रयोगवाद के उत्तरार्ध और नई कविता के शुरुआत का समय है। तो नई कविता की शुरुआत का समय और प्रयोगवाद के अंत का समय होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से ये समझ सकते हैं कि इस कविता में पुरानी चीजों को छोड़ के कुछ नई चीजें, कुछ नए रूप रंग या फिर कुछ नएपन की तरफ कवि अग्रसर कर सकता है, जैसा कि नई कविता में किया गया। और इस कविता का जो संकलन है वो हरी घास पर क्षणभर में संकलित है। इस कविता में अज्ञे प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संवाद को लिखते हैं और लिखते हुए उपमानों की बात करते हैं। ये उपमान जो कई सौ वर्षों से, हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ये उपमान जो है वो पुराने पड़ गए हैं, कुछ नए उपमान खोजने पड़ेंगे और कुछ नए उपमानों से संबोधित करना पड़ेगा। अर्थात पुरानेपन की जगह नएपन को मान्यता देते हैं। प्रतीक और बिंब और उपमान के नए शब्द गढ़ने और नए शब्द खोजने की कोशिश करते हैं और कोशिश करने की बात बताते हैं कविता में। कविता की जो शैली है वो संवाद की शैली है। इस शैली में कवि अपनी प्रेमिका से मैं और तुम का उपयोग करते हुए बात करता है। कविता ऐसी है कि हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। इन पंक्तियों से बोध होता है कि कवि को नैसर्गिक सौंदर्य पसंद है और कहते हैं कि अगर मैं तुमको, आगे की लाइनों में कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता और या शरद के भोर की नहाई न्याही कुई टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको ललहाती साँझ में अकेली तारिका या फिर शरद के भोर में ओस से नहाई हुई कुई, कुई शब्द का अर्थ है कुमुदनी से, यानी कि शरद के भोर में ओस की बूंदों से नहाई कुमुदनी या फिर टटकी, टटकी शब्द का यूज कर रहे हैं। टटकी का अर्थ हम ताजा से लेते हैं और ये एक गवई शब्द है। टटकी कली चंपे की कह के नहीं संबोधित करता, इसका बिल्कुल आशय नहीं है कि मेरा हृदय गहराइयों से भरा नहीं है और मेरे हृदय का भाव जो है वो शून्य पड़ गया है। और इस तरह के उपमानों से नहीं संबोधित करने का यह भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि मेरा जो प्रेम तुम्हारे प्रति है वो दूषित हो चला है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बल्कि यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कूच का मतलब है कि प्रस्थान, और ऐसा प्रस्थान जो एक सामूहिक रूप में हो। कूच का मतलब कि एक उग्र और बहुतेरे के रूप में किया गया है कि उपमान मैले हो गए हैं और देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये जो उपमान है
जिसको ऊपर अज्ञे ने गिनाया है कि वो सांझ की तारिका अकेली और शरद के भोर में नहाई कुमुदनी या टटकी कली चंपे की। ये जो उपमान है ये मैले हो चुके हैं और इन उपमानों का बहुतेरे प्रयोग करते हुए देवतागण यहाँ पे अर्थ कवियों से है। वो कवि जो पुरानी चली आ रही अनगिनत सालों से एक ही उपमान पे रचनाएं रचते हुए आ रहे हैं, उन सभी परंपरागत उपमानों को आगे अब मैला होने का संदेश बता रहे हैं और मैला होने का भान हो रहा है उन्हें कि ये उपमान जो है वो मैले हो चुके हैं और कवियों ने इन प्रतीकों का खूब प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। तब कह रहे हैं कि कभी बासन अधिक घिसने पे मुलम्मा छूट जाता है। इन पंक्तियों में उदाहरण अलंकार हम देख सकते हैं कि जो उपमान मैला हो गया है, जिन क्या कुछ कविगण कर चुके हैं, ठीक उसका उदाहरण के रूप में यूज करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मतलब आज हम जिस किचन में हैं वो गैस और चूल्हों का किचन होता है और ऐसे बर्तनों का यूज होता है, स्टेनलेस स्टील बर्तनों का यूज होता है। लेकिन गांव में जब आग की लकड़ी पे भोजन पकाया जाता था उस समय बर्तन पे एक मिट्टी का और राख का लेप लगाया जाता था। तो आगे कहते हैं कि कभी उस बर्तन को अधिक घिस देने पे मुलम्मा का अर्थ चमक से है, चमक छूट जाता है। ठीक वही हाल आज ये उपमानों के हैं। ये उपमान इतने प्रयोग किए गए हैं, इतने रचनाओं में ये आ चुके हैं कि ये इनकी चमक जो है वो धूमिल हो चली है कि ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, अर्थात कवि इन प्रतीकों का बहुत भारी मात्रा में अपनी कविताओं में यूज कर रहे हैं और ठीक ये उसी तरह से इनकी चमक खो गई है जैसे किसी बर्तन को अधिक घिसने पे उसकी चमक खो जाती है। आगे कहते हैं कि मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूं, अगर मैं यह कहूं कि बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। कह रहे हैं कि अगर मैं इन सब उपमानों का प्रयोग न करूं तो क्या तुम खुद को नहीं पहचान पाओगी और तुम ये नहीं समझ पाओगी कि मैं किस बोध में, किस सहज भाव से, किस भाव में डूब कर ये कह रहा हूं कि बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। इस बिछली घास का भी बड़ा महत्व है कि वास्तव में आगे केवल बिछली घास का ही यूज क्यों करते हैं। तो जब हम बिछली घास कहते हैं और वो लिखते हैं कि बिछली घास हो तुम, तो बिछली घास का मतलब है कि चिकनी बिछी हुई घास। चिकनी बिछी हुई घास में हम देखते हैं कि ये एक नैसर्गिक उपमान है। इसमें चिकनाई होती है, एक चमक होती है, अर्थात निरंतर जीवंतता बनी होती है। वो बिछली घास जिसमें चिकनी चकनाई और चमक होती है, अर्थात कहने का अर्थ है कि वो बिछली घास हो तुम जिसमें निरंतर जीवंतता बनी होती है। आगे कह रहा है कि लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। कलगी शब्द का यूज कर रहे हैं और बाजरे की, कलगी छरहरी बाजरे की। नैसर्गिकता का प्रतीक यहाँ पे उपमानों का या फिर बिंबों का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं आगे और प्रयोग करते हुए अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की हो तुम। कलगी वो भी बाजरे की। कलगी कहने का क्या अर्थ यहां से निकलता है? कलगी से हम ये आशय लगाएंगे कि कलगी में उन्मुक्तता है, कलगी में सहजता है। तब वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि बिछली घास हो तुम।
लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। तुम बिछली घास हो, वो बिछली घास जिसमें चिकनाई है, चमक है, अर्थात निरंतर जीवंतता बनी रहने का गुण है। और तुम वो लहलहाती हवा की कलगी हो, वो भी बाजरे की, जिसमें उन्मुक्तता है, सहजता है। आगे लिखते हैं कि आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल में सृष्टि के विस्तार का ऐश्वर्य, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। कह रहा है कि आज हम सहरातियों का मतलब है कि शहर में जीवन यापन करने वाले लोगों से है, कि जो शहरी परिवेश में रह रहे हैं लोग, पालतू मालंच, मालंच शब्द का प्रयोग आता है इन पंक्तियों में। तो मालंच का मतलब होता है फूलों का बगीचा, लेकिन आगे आप ध्यान देंगे कि पालतू पालतू मालंच कह रहे हैं। पालतू का मतलब खुद से निर्मित, बना बनाया, कृत्रिम, एक गमलों में जो फूल उगा के हम अपने घर में एक वाटिका लगाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि हम पालतू मालंच में संवरी जूही की कली, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदात्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। वो कह रहे हैं कि ये जो पालतू मालंच में लगी और गमले में फुलाई जूही की कली है, इससे कहीं ज्यादा सृष्टि को विस्तार देने वाली या फिर ऐश्वर्य के बाद बोध कराने वाली, औदात्य का बोध कराने वाली एकमात्र सच्चा उपमान, एकमात्र सच्चा प्रतीक बिछली घास प्रतीत होती है। अर्थात वो शहरी जीवन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और शहरी जीवन में आज जो एक खुद से बगीचा बनाने का जो होड़ लगा हुआ है, खुद से कलियां निकालने की, और ये उर्वरक या फिर बहुत सारे खाद्य सामग्री को डाल के एक अच्छा पौधा उगाने का जो होड़ लगा हुआ है, और वो जो चली चलाई आ रही बंदी बधाई परिपाटी है, उस पर चोट करते हुए कहते हैं कि इन सभी पालतू मालंचों से में उगी जूही की कली से कहीं बेहतर एक सच्चा, एक प्यारा प्रतीक पिछली घास है। वो कह रहे हैं कि यह शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली, या फिर शरद ऋतु के सांझ में सुनसान गगन में डोलती हुई कलगी बाजरे की जो अकेली है, वो भी एक सच्चा और प्यारा प्रतीत होती है। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूं समर्पित। कहते हैं कि और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, यह खुला वीरान संस्कृत का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होना हूं समर्पित। कह रहा है कि जब इन प्रतीकों को या फिर ये बिछली घास या कलगी बाजरे की जब मैं देखता हूं, तो ये खुला वीरान संसार सिमट के एक सघन रूप में सिमट के सिकुड़ के सामने आता है, और मैं एकांत होना समर्पित। वो कहते हैं कि मैं एकांत में खुद को समर्पित करता हुआ प्रतीत करता हूं। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। वो कह रहा है कि जो बिछली घास और कलगी बाजरे को देखने या फिर संबोधित करते हुए तुमको मैं प्रतीत करता हूं कि ये खुला विस्तारित संसार सिमट के सिकड़ के मेरे सामने आ जाता है, और मैं खुद को एकांत में जाके खुद को समर्पित भाव में डूब जाता हूं। फिर अगली लाइन, दो लाइनें हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। वो कहते हैं कि परंपरा ये जो चली आ रही है उपमानों की और शब्दों में किसी को बांधने की, और जो परंपरागत प्रतिमान और प्रतीकों का जो
वो क्या बोलते हैं कि प्रतीकों का जो बौछार दिखता है हमको कविताओं में या फिर रचनाओं में, या फिर किसी को संबोधित करते हुए जो पुराने उपमानों का, परंपरागत उपमानों का जो एक बड़ा फहरिस्त हमको दिखता है, क्या वो शब्द बस जादू हैं? उन शब्दों में तो जादू है। आगे का कहने का मतलब है कि क्या वो शब्द ही जादू हैं, या उन शब्दों में जादू तो है, लेकिन उस जादू का असर ज्यादा है और ये मेरा समर्पण कुछ नहीं है, जो मैं उन परंपरागत उपमानों को छोड़ के और एक भाव में डूबते हुए तुमको एक बिछली घास जो कि निरंतर जीवंतता की प्रतीक है, एक कलगी बाजरे की जो उन्मुक्तता और सहजता का प्रतीक है, से संबोधित कर रहा हूं। इस तरह का समर्पण कुछ नहीं है। केवल शब्द ही इस दुनिया में जादू है? केवल वो चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द ही जादू है, या फिर समर्पण या भाव में डूबना भी कुछ मायने रखता है? तो इस तरह के प्रश्न खुद से ही पूछते हुए और प्रेमिका से पूछते हुए अज्ञे जी इस कविता को समाप्त करते हैं। आप फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे जब कविता को पढ़ते हुए, तो हम देखेंगे कि कविता की शुरुआत हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, और इन्हीं दो पंक्तियों पे ये पूरी कविता टिकी हुई है। और इसमें आगे पुराने पद को छोड़ते हुए नए प्रतीकों, नए बिंबों और नए उपमानों को अपनाने की बात करते हुए वो कह रहे हैं कि वो चली आ रही प्रथा और चली आ रही पीढ़ियों से जो शब्द लोगों को जादू लग रहे हैं, बस वही सब कुछ है, या फिर जो ये मेरा समर्पण भाव है इसका भी कुछ मायने है। अर्थात यहाँ पे कविता में, रचनाओं में नई चीजों को जगह देने की बात कही गई है। और फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये जब कविता लिखी जा रही है तो प्रयोगवाद के बाद का समय है और नई कविता की शुरुआत का समय है, और वो समय है 1949 10 नवंबर का जो तिथि मिलती है। तो ऐसे में देख रहे हैं हम कि आगे जो नई कविता के शुरुआती दौर में इस कविता को लिखते हुए पुरानेपन को छोड़ते हुए नएपन में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, और नए उपमान, नए बिंब, नए प्रतीक को गढ़ने और रचने की बात कर रहे हैं। और अंत में जाते जाते कहते हैं कि क्या वो चले आ रहे सभी शब्द ही बस जादू हैं, या कि मेरा समर्पण भी जादू है, या कि मेरे समर्पण में भी जादू है, या कि मेरे समर्पण का भाव जो है वो भी मायने रखता है उन शब्दों के अपेक्षा। तो इस तरह की बातें इस कविता में मिली, जो कि मैं पहले ही बता चुका था कि अगेन इसमें प्रेमिका के प्रति अपने प्रेम के अभिव्यक्ति को वो नैसर्गिक सौंदर्य में बिछली घास और कलगी बाजरे की कह के संबोधित करते हैं, और वो कह रहे हैं कि इससे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरा हृदय का भाव शून्य हो गया है और मेरा जो प्रेम है वो दूषित हो गया है, बल्कि हमें नए उपमान गढ़ने और नए उपमान रचने की आवश्यकता है। अर्थात पुरानेपन को छोड़ते हुए नएपन में प्रवेश करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, यहाँ से एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए अज्ञे इस कविता को अंत देते हैं कि शब्द जादू है या कि मेरा समर्पण भी, कि केवल वो चली आ रहे शब्द ही जादू है कि मेरा समर्पण हो। अतः इसमें नए पन के लिए स्थान है इस कविता में। ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस कविताओं की एक एक शब्दावलियाँ और एक एक पंक्तियाँ आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई भी हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे हम आगे की और सारी कविताओं पर बातचीत करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।